के मूल अधिकार, नैतिक निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इस पाठ को हम अलग अलग भागों में डिवाइडेशन के अनुसार पढ़ेंगे। और जो मूल अधिकार है, आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि मूल अधिकार है वो किस प्रकार है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार देखो, मैंने भारतीय संविधान के बारे में कल जो फर्स्ट लेसन था उसके बारे में बताया था कि जो मूल अधिकार है वो हमारे कितने हैं, 7 थे और उसके बाद में 6 हो गए। एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करने का था। और ये जो परिभाषा है ये दी थी न्यायाधीश सप्रू ने। तो मैं सबसे पहले न्यायाधीश सप्रू की परिभाषा है वो थोड़ा सा बताऊंगी। न्यायाधीश सप्रू ने कहा था कि जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार को संविधान में रखने का अर्थ क्या है, व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, और सुरक्षा प्रदान करना है। अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो तीन बातें हैं, इससे ये पता चलता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को रखने का यही मेन तथ्य है। हम पिछले 4-5 सालों से ये देखते हैं कि सबसे पहले जो इस लेसन में से जो क्वेश्चन पुट होता है ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत में मूल संविधान मतलब भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखने का तात्पर्य क्या है, इसको क्यों रखा गया है। तो आज हम सिर्फ एक बार मूल अधिकारों को न पढ़कर इसको संविधान में जोड़ा क्यों गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मूल अधिकार है वो किस लिए? मूल अधिकारों को संविधान में एक स्वरूप है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए रखा गया है। अर्थात व्यक्ति के किसके लिए किया गया है? सर्वांगीण विकास के लिए। अब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए रखा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि जो मूल अधिकार है ना वो भाग 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है। और भाग 3 के अंदर 6 मूल अधिकार रखे गए हैं। अब पहला पॉइंट है कि इसे भारत के संविधान में क्यों रखा गया, तो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देना। क्या देना? प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देना। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा किस प्रकार दी जाती है? पहला पॉइंट आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा क्यों प्रदान की जाती है? कहते हैं कि व्यक्ति का विकास, उसकी नैतिक भावना और उसके चरित्र निर्माण, उसका शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, इस विकास को देखते हुए व्यक्ति को क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। अब हमारे पास में पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा है कि शासन की जो स्वेच्छाचारिता है उस पर रोक लगाना। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना। स्वेच्छाचारिता होती क्या चीज है? किसी प्रकार का कोई जो मंत्रिमंडल है, जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या अन्य कोई भी प्रशासनिक जो कार्य करता है, प्रशासनिक विभाग का जो कार्य करता है,
उस प्रशासनिक विभाग पर नियंत्रण स्थापित करना, वो उसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना, अर्थात वो अपनी मनमानी ना कर सके। मतलब मनमानी पर रोक लगाना, क्या किस पर रोक लगाना? मनमानी पर, कि वो किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य है वो ना कर सके, और उस पर अंकुश लगाने में भारत का जो मूल अधिकार है वो हमारा बहुत ही सहयोग करता है। कि मूल अधिकारों के द्वारा हम यदि कोई प्रशासनिक विभाग या मंत्रिमंडल, या कहते हैं कि कौटिल्य ने कहा था कि जब तक यदि प्रशासन के अंदर उसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक वह शासन अच्छी तरह से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए कौटिल्य की बात आज भी हमारे संविधान में है, वो दर्शाई गई है कि जब तक कार्य यदि स्वेच्छाचारिता पर रोक ना लगाकर अच्छी तरह से उसको नहीं किया जाएगा तो वो शासन है वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। कौटिल्य की बात तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी देखने को मिल रही है, उसके अर्थशास्त्र जो बुक थी उसमें भी देखने को मिल रही है। इन्होंने इस बात को भी छानबीन की थी कि यदि अधिकारियों का गलत कार्य करता है तो उस पर रोक लगाना, और रोक लगाने पर वो किसी भी मानव के, किसी भी मनुष्य के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं कर सकता है। यदि हनन करते हैं तो वो किसकी शरण में जा सकते हैं? न्यायाधीश की शरण में जा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? तीसरा पॉइंट है न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना। न्यायिक सुरक्षा, मैंने आपको यही बात कही कि मौलिक अधिकारों का कार्य क्या है? न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना। जिस प्रकार हम नीति निर्देशक तत्वों में, जो नीति निर्देशक तत्व है, इस तत्वों के अकॉर्डिंग हम अपने अधिकारों को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है। यदि कभी भी हमारे सुरक्षा का हनन होता है, क्या होता है? सुरक्षा या व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। लोकतंत्र का आधार स्तंभ, लोगों द्वारा जो शासन बनाया गया है उसमें किसी प्रकार की हेरफेर ना हो, गलती ना हो, क्योंकि एक बार यदि हम मंत्री का चयन करते हैं तो वो 5 साल तक उस कार्य को करता है, और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सफाई से या बिल्कुल सटीकता से, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करे। तो इस कार्य को करने के लिए उस पर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है, और उस दबाव के कारण वो कोई भी कार्य है गलत नहीं करता है। तो चौथा अपना पॉइंट आ गया लोकतंत्र का आधार स्तंभ। लोकतंत्र का आधार स्तंभ। अब लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है, उस आधार स्तंभ के द्वारा आप ये तय कर सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार के अधिकारों के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित होना, और लोकतंत्र शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है बिना मूल अधिकारों के। अर्थात जब तक कि उसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो शायद तक हम कह सकते हैं कि जो ये लोगों के द्वारा शासन का संचालन करना है ना, ये इब्राहिम लिंकन की एक परिभाषा थी कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। तो इस जो शासन का जो आधार स्तंभ वो क्या है? मूल अधिकार। और उसके बाद के अंदर है समानता के कारक। समानता के कारक हमने प्रस्तावना में भी पढ़े थे कि जब तक अपने भारत में समानता को नहीं दर्शाया जाएगा तब तक शायद तक हम अपने भारत का विकास नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ था, ठीक है, उस टाइम हमारे भारत में बहुत सारी
बुराइयां फैली हुई थी, जैसे छुआछूत की या फिर ऊंच नीच की भेदभावना, कार्य को लेकर तो ब्रिटिश सरकार ने वैसे ही की थी, सांप्रदायिकता शासन का संचालन हो चुका था। तो इस चीज को मिटाने के लिए सबसे पहले हमारे संविधान में समानता के कारक को लिया